हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो 3 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग जो है सो आपको पता है कि द हिंदू और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको जो हम सब डिस्कस करते हैं। और यह जो करंट अफेयर्स होता है वह जो है सो आपका यूपीएससी, ठीक है, और जो है सो आपका स्टेट पीएससी, ठीक है, स्टेट पीएससी और बाकी जो है सो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें यह जो है सो आपको मदद करता है, ठीक है। तो हम लोगों का 2 सीरीज चलता है। एक सीरीज हम लोग चलाते हैं काहे के लिए, तो एक सीरीज चलाते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए और दूसरा सीरीज हमारा चलता है एमसीक्यू के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आप लोग को भविष्य डिसाइड होता है, ठीक है। तो यह जो है सो हमारा रेगुलर आता है डेली मॉर्निंग में। तो जो भी इस चीज़ के इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा ये सीरीज देख सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आप लोगों का जो है सो आज का पहला करंट अफेयर्स है। उसके पहले हम लोग जो है सो थोड़ा सा भगवान बुद्ध की थोड़ी सी जो सुंदर बातें हैं, दो अच्छे लगते हैं, उनको जो है सो सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है 2 मिनट की, चलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। एक्चुअल में वो बिहार और उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते रहते थे और वहीं पे अपना वसन दिए पूरे ज़िंदगी भर। तो वहाँ जो है सो जब एक बार भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में एक आदमी जो है सो भागता हुआ आया। अब बोला कि बुद्ध, हम आपके शरण में आना चाहते हैं, या हम आपके जो है सो जो भी आपकी दीक्षाएं हैं उसको सुनना चाहते हैं और हम अपना लाइफ बदलना चाहते हैं, ठीक। बोले कि भगवान बुद्ध ज़्यादा बोलते नहीं थे, जब भी बोलते थे तो सटीक बातें ही बोलते थे, ठीक है। तो बोले ठीक है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। एक दिन क्या हुआ कि भगवान बुद्ध बोले, जो वह आदमी आया था उनके संग में, कि तुम जाओ और सामने एक तालाब है वहाँ से पानी लेकर आओ। तो वह आदमी गया और जब गया तो बोला, देखा कि पूरा तालाब को जो है सो पशुएं गंदा कर दी हैं और गंदा पानी है। तो भगवान बुद्ध बोले, तो वहाँ से वो पानी लेके नहीं आया और आके बोला कि प्रभु, वहाँ पे तो पशुएं जो है सो पूरा तालाब को गंदा कर दी हैं और पानी पीने योग्य नहीं है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। 3 घंटा या 4 घंटा के बाद फिर से बोले कि आप जाइए और वहाँ से पानी भर के ले आइए। तो वो आदमी थोड़ा सा वो रहा कि आखिर में ऐसा क्या, क्यों ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं बार बार, क्योंकि वहाँ का पानी तो गंदा है। तो जब वो आदमी गया तो उनको साफ पानी मिला और वह पानी भर के ले आया और भगवान बुद्ध को समर्पित किया। तो भगवान बुद्ध बोले कि आपने अभी क्या देखा? बोले कि प्रभु, वहाँ पे तो मवेशी चले गए हैं, वह पानी शांत हो गया है और साफ पानी है, पीने योग्य है। बोले ठीक है। बोले कि ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। अभी आप जिस चीज़ को छोड़ के आए हैं वो इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि आप अभी गुस्से में हैं। जब आपका गुस्सा शांत होगा तो वो चीज़ें आपको सही लगने लगेगी। तो समय के साथ में कभी भी इंटेंस वे में या सिचुएशन बदल जाने से उस सिचुएशन को लेकर डिसीजन लेना सही नहीं होता है। सोच समझ कर और थोड़ा टाइम लेकर के डिसीजन लेना ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो यह एक छोटा सा उपदेश था और इसका यही सीख है आपको कि आपको जो है सो हमेशा कोई भी आपको चीज़ें कंपेल कर रही है तो उसके बारे में पहले अच्छे से सोचिए, समझिए और फिर जो है सो आप डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। अदरवाइज अगर आप जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। तो सोचिए समझिए, काफ़ी जितना देर आप जितना टाइम लगाएंगे डिसीजन लेने में, ये ज़रूर मानता हूँ कि क्विक डिसीजन इज़ द बेस्ट वे, बट आई थिंक इफ़ यू टेक मोर टाइम and think more about your decision, then I think you can get a better way to interpret in future how to help you this way to thinking about your decision। मतलब कि ये हुआ कि आप जो है सो जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे से सोच समझ लीजिए, तब आप डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स जो है सो आपका, सिंधु जो है सो अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत गई हैं। तो ये इंडिया की जो है सो ये आपके कहाँ से आती हैं? तो ये जो है सो आपके आंध्र प्रदेश है। अपने देश में एक आंध्र प्रदेश स्टेट है और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और यह तेलंगाना से जो है सो 2014 में अलग हो गया था। तो ये जो है सो आपका तेलंगाना हो गया, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो यहीं से ये आती हैं, ठीक है।
और यह जो है सो अभी ऐसी वोमेन है जो है सो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीत गई हैं और 2 ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि यह जो है सो बैडमिंटन खेलती हैं। तो जनरली गेम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो या इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जो ये क्या कौन सी गेम खेलती हैं, तो आपको बताना है कि ये बैडमिंटन खेलती हैं। क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। अब बैडमिंटन में जो है सो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। एक छोटा सा करंट अफेयर्स था जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद में जो है सो आपका अभी जीएसटी हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। तो जीएसटी हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। अभी कलेक्शन बढ़ा है घटा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीएसटी के अगर बारे में बात किया जाए तो पहले क्या था कि ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया। सेंटर मान लीजिए कि x रुपया टैक्स लगाया, मान लीजिए कि y रुपया कॉस्ट पे जो है सो x% सेंटर का टैक्स लग गया, और फिर स्टेट जो है सो अपना अलग से वैल्यू एडेड टैक्स लगाता था, ठीक है, जिसको वैट बोलते थे, ठीक है, या स्टेट वैट बोलते थे, एस वैट भी बोलते थे। तो इसने जो है सो फिर से इस पर 10% ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि y अब प्लस x%, अब फिर जो है सो इसका जो है सो 10%, ठीक है, इसका 10% जो हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि यह टैक्स लगा और उस पर फिर से यह टैक्स लग गया। मतलब क्या हुआ? टैक्स ऑन टैक्स हो गया, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स हो गया। तो यह जो सामान था, यह मान लीजिए कि एक्चुअल में ये 16 रुपये का मिल रहा था, यहाँ बनने के बाद y का वैल्यू 16 था, तो टैक्स ऑन टैक्स होने के बाद में यह हो गया आपका मान लीजिए कि 30 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये 30 रुपये का पैसा बियर कौन सहेगा? ये जो है सो इंडिया के पीपुल सहेंगे ना, हम ही आप सहेंगे ना इस 30 रुपये का कॉस्ट। बट ये 30 रुपये सही है क्या? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे जो ये x% पर जो ये 10% लग गया है ना, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि इसको हटा करके और जीएसटी ले आया। इसी को जो है सो ये वाला जो ये 10% पे जो ये x% पे 10 रुपये जो लगा 10% लगा है, इसी को कैस्केड बोलते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यही कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए सरकार जो है सो लगातार जो है सो आपका 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत रही, और जो है सो आपका 2016 में ये जो है सो आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो है सो अब इसमें 3 चीज़ है। एक तो है ये जीएसटी, तो इसमें जो है सो आईजीएसटी है, ठीक है। इसके बाद में जो है सो आपका स्टेट जीएसटी है, ठीक है, और एक यूनियन जीएसटी है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि स्टेट जीएसटी, यूनियन जीएसटी और जो है सो इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक है, या यूटी जीएसटी इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको आप यूटी जीएसटी बोल दो। तो अब ये क्या है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है? खत्म कर देगा। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर देगा तो जो आपका जो है सो सामान जो है सो क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। तो यह जो आया हमारा, इसमें जो है सो कुछ मूल्य चीज़ें हैं, उसको आप समझ लो। यह जो है सो 101 अमेंडमेंट जो है सो 2016 में आता है, और जो है सो इसमें एक है जीएसटी काउंसिल है। क्या है? जीएसटी काउंसिल है। इसके हेड कौन है? तो आपका जो है सो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे। यूनियन जो है सो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है सो यूनियन के फाइनेंस जो है सो यूनियन के इसके हेड होंगे, और इसके जो है सो सब हेड कौन होंगे? तो स्टेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। उसके बाद में सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी वोटिंग राइट जो है सो 1/3 है, और स्टेट की वोटिंग राइट 2/3 है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो डिसीजन जो भी होगा वह जो है सो वोट के आधार पे लिया जाएगा, ठीक है। वोट होगा उसके बाद आधार पे ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इसमें आपका एक से एक आर्टिकल 246A में जो है सो आपका जीएसटी का प्रावधान है, और ये जो है सो आपका जीएसटी काउंसिल का प्रावधान जो है सो 279A में है। अब तो 279A में है, तो यह जो है सो आपका जीएसटी काउंसिल हो गया। जीएसटी काउंसिल जो हो गया वह क्या हो गया? यह जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू जो बॉडी जो है सो बॉडी आपके 2-3 तरह की बॉडी होती है। वह बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आती है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, और वह बॉडी जो है सो आपका पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से आती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे आपका ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है सो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, STATU स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि भाई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आई है, और जो है सो जीएसटी काउंसिल एक जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सो इसका प्रावधान जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में है।
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो है सो यह जो है सो क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो हमने जो है सो इसकी मोटा मोटी जो भी बातें थी वो बता दिए। तो इससे क्या हुआ कि जो है सो आपका सामान क्या होगा, जीएसटी काउंसिल के आने से क्या हुआ, ये जीएसटी आने से क्या हुआ, सामान क्या होगा, सस्ता हो गया। कंसर्न क्या है, कंसर्न यह है कि यहाँ पे कंसर्न की बात अगर आपसे थोड़ा 2 मिनट में कर लें तो यहाँ पे जो है सो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें जो है सो दिक्कत आ गई है। किसी स्टेट को ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसी स्टेट को कम फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ पे सामान बन रहा है, मान लीजिए गुजरात में सामान बना और यूपी में बिका तो उसका फायदा यूपी को होगा, गुजरात को नहीं होगा। तो अब जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनके लॉस हो रहे थे तो सरकार जो है सो जीएसटी कंपनसेशन सेस लेके आई, जीएसटी कंपनसेशन सेस लेके आई। अब लेकिन इसका भी मियाद पूरा हो रहा है तो स्टेट अभी चिंता है। दूसरा चीज ये है कि अब सरकार के पास में सारा पैसा चला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, और वह जो है सो आपके स्टेट के हिसाब से वह पैसा आपको देती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा रेवेन्यू वगैरह का शेयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट फिर भी जो है सो पहले से अच्छा है। लेकिन कंसर्न यहाँ पे है, यहाँ पे जो है सो जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका जितना दारू शराब है जीएसटी में नहीं है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जीएसटी में नहीं है, क्रूड ऑयल जो भी पेट्रोलियम है ये जीएसटी में नहीं है, केरोसिन जीएसटी में नहीं है। तो आपका इसी से सारा इकोनॉमी डील हो रहा है, ऑयल से तो सारा इकोनॉमी डील हो रहा है और यही जीएसटी में नहीं है। और मान लीजिए कि जीएसटी में नहीं है तो जीएसटी मैक्सिमम 28% है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जीएसटी में अगर इंक्लूड हो जाए, जो पेट्रोल में 101 रुपये का बेच रहा हो सकता है कि 50 रुपये 60 रुपये का हो जाए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में चला जाएगा। लेकिन सरकार का इसमें क्या होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा। इसलिए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि हम जो है सो इसको जीएसटी काउंसिल में क्या करें, शामिल करें। तो ये हमारा था न्यूज। उसके बाद में जो है सो आपका कंपेन स्ट्रेंथ लीगल सर्विस बोलते हैं कि सर्विसेज लॉन्च किया गया है। कुछ नहीं है, नालसा है, नेशनल जो है सो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और प्लस सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और प्लस हरियाणा है, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर के एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है कि हमें क्या करना है कि जो है सो कंपेन का मतलब क्या होता है, कंपेन का मतलब ये होता है कि हम जो है सो अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है, अवेयरनेस फैलाएंगे। काहे में अवेयरनेस फैलाएंगे, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की इनिशिएटिव है, तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर में ही, लॉ एंड ऑर्डर और जो है सो जजमेंट जो होगा ना, जजमेंट होगा और जो पुलिस का एक्शन है उसी के आधार पर जो है सो इसमें अवेयरनेस कैंपेन है कि जो है सो जो भी सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट से रिलेटेड हैं और जो है सो जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है उसके बारे में लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लोग समझें और जो है सो आसानी से लोगों को न्याय मिल सके, ठीक है, और जो है सो कहीं पे किसी के जो है सो हितों की असुरक्षा नहीं हो सके, इसी के लिए लाया गया। इसमें और कुछ नहीं है, छोटा सा कैंपेन है। उसके बाद राजस्थान फार्मर्स टर्न इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझना कि आपका ये जो है सो आपका यहाँ से ये थोड़ा ऐसा जाके ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ये आपका राजस्थान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, ये वाले वेस्टर्न गंगानगर हो गए आपका और जो भी जितने भी इधर वाले डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो है सो फार्मरों को लोन दिया और सब्सिडी दिया उन लोन में। तो फार्मर अब क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सो उनका वेजिटेबल ग्रो हो रहा है और जो है सो जो भी जो है सो ग्रेन ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इन ग्रेन को वो लोग क्या करते हैं, फार्मर जो है सो पहले जो है सो वेयर हाउस में रखते हैं, वेयर हाउस कह लीजिए या फिर जो है सो आपका कोल्ड स्टोर कह लीजिए, ठीक है। ये लोग जो है सो इन जगहों पे रख रहे हैं। इन जगहों पे रखने के बाद क्या कर रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। जैसे आलू बन गया तो उसका चिप्स हो गया और ऐसे ही जो है सो आपका मूंग दाल हो गया, इस टाइप से इनका प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट के बाद में क्या है कि अब जो है सो ये मार्केट में सामान आ रहा है। तो ये जो है आपका ये प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर के ये सारा चीज़ जो है ना, गवर्नमेंट यहाँ सब्सिडी दे दी है। तो क्या हुआ, यहाँ पे फार्मर भी ये फार्मर ही है ना, छोटे छोटे फार्मर ही यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, बोलता है कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब उद्यमिता या उद्यम जो बोलता है कि जैसो जो है क्या बोलेंगे उसको, जो व्यापार के क्षेत्र में है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, नए नए आए हैं। तो यही बोल रहा है कि राजस्थान के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाले लोग जो हैं सो वहाँ पे उनके जहाँ फार्म लैंड है वहीं पे ये सारा चीज़ एस्टेब्लिश, कोल्ड स्टोर भी एस्टेब्लिश हो गया। तो तुरंत सामान आया, कोल्ड स्टोर में स्टोर हो गया, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में जा रहा है, तो खुद ही व्यापार की तरह हो गया। और इसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने उनको सॉफ्ट लोन दिया है, गवर्नमेंट ने उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया है जिससे आसानी से डेवलप कर रहे हैं। तो कभी आप जो है सो एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ लिखना पढ़ना आ रहा है मेंस में, इंटरव्यू में, तो आप इसका एग्जाम्पल देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको याद रखना है आपको, वेस्टर्न आसाम है, इस चीज़ को याद रखना आपको कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वेस्टर्न आसाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, वेस्टर्न राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वेस्टर्न राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है,
60 सहालम पीपल जो है रिटर्न टू त्रिपुरा। अब देखो क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि जो है ठीक है, तो आपका जो है सो इधर ये हो गया आपका मेघालय हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ है जो है सो ऐसे ये है आपका ये त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है, तो ये त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है, और ये जो है सो मिजोरम हो जाता है, ठीक है, मिजोरम हो जाता है, और ये क्या है ये असम है, ठीक है, और इनके बीच की बाउंड्री कितनी है 164 किलोमीटर असम हो जाए, और यहीं पे क्लैश हुआ है, ठीक है, यहीं पे अभी क्लैश हुआ था, 4-5 पुलिसमैन मर गए थे, और ये क्या है त्रिपुरा है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1990 के आसपास जो है सो कम्युनिटी थी यहाँ पे, ब्रू कम्युनिटी थी, ठीक है, ब्रू ट्राइब्स है जिसको पीबीटीजी का यहाँ पे दर्जा मिला हुआ है, तो ये इनके बीच में क्लैश हो गया, तो यहाँ से लगभग 30-40 हज़ार जो है सो ब्रू कम्युनिटी आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको जो है सो अभी पैक्ट हो गया। आप लोग उसमें कौन कौन से जो क्वाड्रेटर पैक हुआ उसका नाम बताना कि कौन कौन से उसमें शामिल था, कमेंट करके। तो ये वाले कम्युनिटी को फिर से सरकार यहाँ पे ले आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये डर से यहाँ नहीं जा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जो है सो आपका ये हलम पीपुल है, ये जो है सो ये त्रिपुरा के सब ट्राइब हैं, क्या है त्रिपुरा के सब ट्राइब हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अभी रिसेंट न्यूज में देखिए ट्राइब तो बहुत हैं, जो न्यूज में रहते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा एग्जामिनर फोकस करता है, वहीं से क्वेश्चन बनाता है। तो आपका ये सब ट्राइब कहाँ के हैं, तो ये त्रिपुरा के हैं। ये ब्रू और ये सब हलम के बीच में झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया, क्योंकि ब्रू जो है सो ये मिजोरम के ट्राइब हैं, ये इधर भाग के आए लड़ाई झगड़ा के कारण, यहाँ पे सेटल हो गए। जब सेटल हो गए तो अब इनकी जो आपका हलम ट्राइब है उनकी जगह और फार्म लैंड को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो लड़ाई तो होगी ही। तो जब लड़ाई हुई तो यहाँ से जो है सो हलम ट्राइब भाग के कहाँ आ गए, असम में आ गए, ठीक है, असम में आ गए। असम में ये कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे आ गए। वहाँ पे जब आ गए तो क्या हुआ कि फिर से जो है सो त्रिपुरा की स्टेट ने, क्योंकि अभी जो है स्टेट बहुत खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत खेल रहे हैं, मारपीट बहुत हो रही है वहाँ का नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सो बोले अपनी गाड़ी भेजो, और यहाँ से जो गए हैं लोग जो हलम ट्राइब है उनको फिर से ले आया गया, कहाँ पे, त्रिपुरा में। तो हमारे लिए जानने के लायक क्या बातें हैं, हमारे लिए जाना कि हलम ट्राइब, ब्रू ट्राइब जो है सो आपका मिजोरम का है, हलम ट्राइब कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है। लेकिन इस चीज़ को अगर एग्जाम में आता है तो ट्राइब कोई एक ही जगह नहीं है, वो फैले हुए हैं, लेकिन जहाँ मेजोरिटी में है वहीं पे फोकस करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। दूसरी वही आपकी मैप है जो हम आपको बता दिए हैं, पुलिस स्टेशन मस्ट बी डिस्प्ले द लीगल एड इन्फॉर्मेशन। अब ये जो है सो अभी आपको बताए थे, जो अभी नालसा का जो है सो आपका और हरियाणा का जो है सो अभी रिसेंटली जो है सो जो आपका अवेयरनेस कैंपेन जो चल रहा है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और किसी के हितों की असुरक्षा नहीं महसूस हो उसको, तो उसी में जो है सो आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि जो है सो मान लीजिए कि ये पुलिस थाना है, तो पुलिस थाना जो है सो यहाँ पे अपना एक डैशबोर्ड लगाए और डैशबोर्ड पे लिखे कि हमारे यहाँ जो है सो गवर्नमेंट जो है सो एडवोकेट का नाम और नंबर ये है, नेम प्लस नंबर, मोबाइल नंबर उनका, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये लिखे कि जो है सो पुलिस स्टेशन मस्ट डिस्प्ले द लीगल एड, और ये बताया कि क्या रूल है फॉर अरेस्ट पर्सन, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन के डैशबोर्ड पे लिखा होना चाहिए, या जो भी कैदी, अगर यहाँ मान लीजिए कोई कैदी बंद है तो उसको पता होना चाहिए कि ये है, या कैदी जो वार्ड रूम है जो जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता है वहीं ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, ताकि अगर उसको मोबाइल अलाउ हो तो तुरंत वो मोबाइल से फ़ोन करे, या पुलिस या गवर्नमेंट फ़ोन या प्रोवाइड कराए, और वह आदमी जो है सो अपने लीगल जो भी कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करे कि हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, हमारे पर ये चार्ज लगे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे उसके हितों की रक्षा हो जाएगी और वह आदमी बच जाएगा। तो ऐसा कहना है किसका, सुप्रीम कोर्ट के जज का, उस मीटिंग में जहाँ पे ये बातें हुई है अभी अवेयरनेस कैंपेन के, जो हरियाणा वाला अभी 2-3 स्लाइड पहले जिसको हम डिस्कस किए हैं। तो ये आपका जो है सो एक न्यूज़ था, इसको जो है सो आप लिख सकते हैं। कभी आप लीगल इशू से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और उनका जो भी कहना है उसको आप लिख सकते हैं कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि पुलिस स्टेशन के बाहर लीगल एड से चीज़ें वहाँ पे डैशबोर्ड पर लिखी जानी चाहिए। तो यह एक अच्छा कदम है, ठीक है। तो आप सजेशन के रूप में इसको दे सकते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होगा। अभी रिसेंट का जो अपना मेजर लड़ाई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में यही है ना जी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मेजर लड़ाई हुई है, तो मेजर लड़ाई कहाँ, तो ये कारगिल वार है। इसको हम लोग किस वार से जानते हैं, कारगिल वार से जानते हैं, ठीक है।
कारगिल वार से जब आप जानते हो तो क्या हुआ था उस टाइम पे, तो ये हमारा जो है सो इधर ये कारगिल का इलाका है, इधर जो है सो ये वाला जो है सो समझ लो कारगिल का इलाका है, क्योंकि हमारी जो सीमा है, हमारी जो जम्मू कश्मीर की सीमा कुछ ऐसे ही लगती है। इधर ये अक्साई चीन हो जाता है, ये इधर ये कब्जा करके रखा हुआ है, इधर ये चाइना कब्जा करके रखा हुआ है, इधर ये पाकिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, और इधर ये अक्साई चीन पे चाइना कब्जा करके रखा हुआ है। तो क्या है यहाँ पे क्या है आपको कि जो है सो जब कारगिल वार हुआ था तो हम लोग जो है सो भले वार तो जीत गए थे, लेकिन वहाँ पे जो है सो लॉसेस बहुत हुए थे। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों को कोलैबोरेशन नहीं हो रहा था कि जो है सो कौन सा आदमी कहाँ पे जाके काम करेगा, कौन सा फोर्स का क्या रोल होगा, सब इंडिपेंडेंटली लड़ रहे थे, तो कोलैबोरेशन नहीं था। कोलैबोरेशन नहीं था तो ह्यूमन पावर का, रिसोर्सेज का, सबका लॉस था। हमने आउटपुट मिला लेकिन हमें लेट मिला। दूसरा चीज़ है कि हमारा कोलैबोरेशन नहीं होने के कारण लॉसेस ज़्यादा था। तो सरकार ने जो है सो सेखतकर कमेटी जो थी, सेखतकर कमेटी ने बोला कि क्यों नहीं जो है सो इंटीग्रेटेड कमांड बनाया जाए, इंटीग्रेटेड कमांड बनाया जाए। इंटीग्रेटेड कमांड जो होगा ये इसको समझो, इंटीग्रेटेड कमांड में जो है सो आपका नेवी प्लस जो है सो एयरफोर्स और प्लस मिलिट्री, ठीक है, ये तीनों सेनाओं को कंट्रोल एक वार रूम से किया जाएगा। तो इनको जो है सो बहुत बढ़िया से जो है सो बेस्ट वे में यूटिलाइज करके और बढ़िया आउटपुट निकाला जा सकता है। रिसेंटली क्या हुआ है, अभी मेरे ख्याल से 22 अगस्त वह डेट है, 22 अगस्त को क्या जाएगा, पहली बार जो है सो आपका यहाँ पे एक जो है सो वार गेम खेला जाएगा, मतलब कि जो है सो स्वीडो वार गेम होगा, जिसमें इस थिएटर तीनों कमांड का यूज किया जाएगा। तो यह जो है सो एक न्यूज में था, तो इसमें न्यूज में ये था 22 अगस्त जो तीनों सेनाओं को एक साथ जो है सो वार गेम में उतारा जाएगा, देखा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि हमारा मेजर थ्रेट तो इधर चाइना है, और इधर क्या है, इधर पाकिस्तान है। तो जब हम जो है सो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड से हमें हो सकता है कि एक साथ हमें अटैक मिलने को भविष्य में, फ्यूचर में। तो उसके लिए हमारी सेनाओं की क्या तैयारी है, यहाँ से कहीं से भी बैठ करके एक रूम से और डायरेक्शन दिया जाएगा इधर के लिए और इधर के लिए, देखा जाएगा कि उसकी इफिशियंसी क्या है, कितना आउटपुट मिल रहा है, और बेटर वे में इसके यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ओवरऑल यही था, इसमें इससे ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, ठीक है। और थिएटर कमांड आपको पता ही है कि नेवी है, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों मिल करके इस चीज़ों को अंजाम देती है। तो इससे क्या होता है, मैन पावर और रिसोर्सेस कम यूटिलाइज होता है, आउटपुट बढ़िया निकलता है, क्योंकि खींचातानी जो है सो कमांडर बल बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर तीनों एक साथ काम करेंगे और एक ही आदमी आदेश देता रहेगा तो उनके बीच में पैरेलल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा तो बढ़िया है। दिक्कत कहाँ पे है, जो चीफ ऑफ डिफेंस है अपना, हो सकता है भविष्य में कि कभी पावर को कंट्रोल कर ले, प्रधानमंत्री को हटा दे, तो ये हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे इसलिए नहीं होगा कि हमारा जो देश है ना, हमारी जो सेनाएं हैं ना, बहुत समझदार हैं, ये इतना आसान नहीं है इस चीज़ को कब्जा करना, ठीक है। चलिए हमको उतना डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट है कि आपको हमने ये सारा चीज़ आपको बता दिया, जो चीज़ यहाँ लिखा है वो हम बता दिए, बाकी आप बोलेंगे तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ वर्ल्ड अफेयर्स देख लेते हैं, इंटरनेशनल न्यूज कुछ है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि द हिंदू वगैरह में आप देखेंगे ना, तो आर्टिकल जो है सो बहुत ही मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा बढ़िया रहता है। द हिंदू आजकल जो है सो कचरा चीज़ें भरते रहता है, और सारा चीज़ें की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पढ़ना है तो लिमिटेड ही चीज़ पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको कितना दिन से हम यही चीज़ बता रहे हैं। ये हो गया आपका पाकिस्तान हो गया, और इधर ये अफगानिस्तान हो गया। तो ये काबुल वाले इधर थे, ये तो ये वाले लोग अब क्या किए हैं कि धीरे धीरे इधर जब बढ़ रहे हैं तो इधर जो है सो अफगानिस्तान फोर्सेस अब इनके ऊपर थ्रेट डाल रही है, किसके ऊपर, तालिबान के ऊपर, ठीक है। तो उसी से न्यूज़ था कि अब ये दोनों फोर्सेस आपस में ही लड़ने लगी हैं, ठीक है। ये जो है सो कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है, और ये अफगान के ओरिजिनल फोर्सेस है। उसके बाद यूएस, यूके और इजराइल ब्लेम किया है ईरान पे, किसी पे अटैक हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो है सो इजराइल है, ठीक है। यूएसए कहीं इधर है, आपको पता है, मैप में आपको बता देंगे, यूएसए, इजराइल और यूके यूनाइटेड किंगडम कहीं इधर है। तो तीनों मिल के बोल रहे हैं कि हमारे शिप पे जो है सो इधर ईरान ने जो है सो ड्रोन अटैक किया है। अब देखना, ये जो है सो ये नाटो है, क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और इनका ये कहना है कि हमारे शिप पे जो है सो ईरान ने हमला किया है। तो आप देखना कि यह जो है सो एक्चुअल में क्या है कि ईरान पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरा चीज़ हो भी सकता है कि ईरान ने हमला भी किया हो, क्योंकि इनके शिप पे ऑलरेडी इनका हमला होते रहता है। तो ये जो है सो आपका सऊदी अरबिया हो गया, ये जो है सो आपका गल्फ है, यहाँ पे ये ईरान का पूरा ये कब्जा ईरान का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो एक उनका जो है सो छोटा सा ये निकलने वाली जगह है। तो यहाँ पे ईरान जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव रहता है।
ठीक है, कोई भी जहाज आता है उसके अगेंस्ट में तो जो है सो इधर कहीं से जो है सो आपका ड्रोन अटैक करवा देगा, ताकि ये नहीं लगे कि ईरान करवाया है, लेकिन ईरान का यहाँ हाथ रहता है। म्यांमार जनता रूलर्स टेक पीएम रोल। अब यहाँ पे क्या है कि म्यांमार में आपको पता है कि जो है सो मिलिट्री रूल है, दो ही देखिए 2-3 नेशन है जिसको आपको याद रखना, एक म्यांमार और दूसरा कौन सा पाकिस्तान, तीसरा कौन सा नॉर्थ कोरिया। ऐसे 3-4 नेशन ऐसे हैं जो बहुत ही बकवास है, मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे धज्जियां उड़ाए हुए हैं, ठीक है। और रूल जब डिफेंस सेक्टर का जब रूल होने लगेगा ना, तो ये जो है सो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा जो है सो खतरा है, डेंजर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है सो रूल ऑफ लॉ रहेगा ही नहीं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो आपको पता है कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो किसका लॉ होगा? रूल ऑफ मैन होगा, ठीक है, रूल ऑफ मैन होगा। तो रूल ऑफ मैन का मतलब अब मैन का सारी इच्छाएं तो कमांड में है नहीं, तो क्या करेगा वो? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसो आपको बर्बाद करेगा, आपके ह्यूमैनिटी को खत्म करेगा, वहाँ के देश के सारे वैल्यू कल्चर उसके हिसाब से जो चीज़ नहीं चल रहा वो खत्म हो जाएगा। रसिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका म्यांमार हो गया, अफ्रीका के कुछ देश हो गए, ये लोग बहुत बदमाश देश हैं। मतलब क्या, सेनाओं का जो है सब दबदबा चलता है और सेनाएं ऐसे दिखाती हैं, उनको ये लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको ये लगता है कि अच्छा कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ उनको अपने लिए अच्छाई दिखती है, वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई खुश नहीं है। जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं, इक्वालिटी नहीं है, तो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं है। जब सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई गरीब हो रहा है, कोई अमीर हो रहा है, और इसके बीच के गैप बढ़ते जाएगा, और जब गैप बढ़ते जाएगा तो स्थिति खराब होती जाएगी और एक दिन सिविल वार की सिचुएशन आ जाएगा। किसी न किसी दिन तो पब्लिक जग ही जाएगी ना। भले हम लोगों ने 200 साल 300 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ एकदम उस तरह से स्ट्राइक नहीं की, लेकिन 1942-45 में उनको लग गया कि अब हम नहीं रह सकते। वैसे ही जिस दिन पीपल जग जाएगी ना, उस दिन समझिए कि खेल खत्म। उसके बाद में पाकिस्तान जो है सो, अब आपको बता दें कि हम अभी आपके बारे यहाँ पे एक चर्चा कर रहे थे आपसे, ठीक है। तो ये अक्साई चीन है और ये जो है सो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है। एक्चुअल में हमारा जो है सो एक्चुअल हमारे भारत के अगर इसका मैप अगर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा भारत का मैप, क्योंकि ये वाला जो है सो ये पीओ के रीजन है, ठीक है, और ये जैसा अक्साई चीन है। तो इन दोनों रीजन को क्या किया है पाकिस्तान ने, यहाँ पे चाइना है, इधर पाकिस्तान है। तो अब हमेशा पाकिस्तान कुछ ऐसा करते रहता है ताकि ऐसा लगे कि हमारा ये हमारा है, ये हमारा है, बट ये बेवकूफ़ है, इसका कभी हो ही नहीं सकता है। ये जैसे ये पकड़ा हुआ ऐसे ये पकड़ा हुआ, कितना दिन, जिस दिन भारत का शक्ति बढ़ेगी उस दिन पकड़ लेगा, भले वो परमाणु वार हो चाहे जो भी हो। तो हम उसके खिलाफ में है। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो शांति रहे, पीस रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इन्होंने क्या किया है, इनको भी ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। ये क्या किए हैं कि यहाँ पे जैसे एक नया स्टेट बना रहे थे अभी इसके पहले, अभी नया नोटिफिकेशन फिर से यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में निकाले हैं, तो भारत इसका विरोध किया। भारत का कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है सो आपको पता है कि जो है सो ये जो है यहाँ पे ये चाइना हो जाता है, तो ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, और ये साउथ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया वाला जो है सेना सब यहाँ ले आ दिया है, और यहाँ पे यूएस और यूएसए और साउथ कोरिया का अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज होने वाला है। तो उसके खिलाफ में इसकी बहन बोल रही है, किम जोंग उन की बहन बोल रही है कि जो है सो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जो है सो तुम्हारा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब मिलिट्री और दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो आपको बस थोड़ा सा जानना है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। हम बहुत डीप में नहीं जाते हैं, जरूरत ही नहीं डीप में जाने की। ये सब हमको बता दें, गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन हो गया, ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया, लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर। ये देखो ये थोड़ा सा ये नीचे वाला जो है ना, इसको पाकिस्तान बोलता है कि ये आज़ाद कश्मीर है, और इधर जो है सो ये कश्मीर हो गया। अरे काहे का आज़ाद कश्मीर है, यहाँ से ज़्यादा तो पब्लिक यहाँ कंडीशन खराब है, ठीक है। तो ये सब बेवकूफ़ी बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में सो इंडिया हॉकी टीम जो है सो, ओमेन की हॉकी टीम जो है सो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके और सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि ओमेन हॉकी टीम जो है सो आपका सेमीफाइनल में पहुंची है। वो भी ओमेन, मतलब मैन वाले तो हारते जीतते रहते, पहुंचते रहते कभी, लेकिन ओमेन पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए जैसे ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ था। उसके बाद में जो है सो आपका यहाँ पे एक एडिटोरियल है। यह क्या कह रहा है कि लो ग्रोथ और हाई
एफिशिएंसी। ये क्या कह रहा है कि लो ग्रोथ है लेकिन हाई एफिशिएंसी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो है सो आपको पता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस 1930 में आया था, तो उस टाइम पे लो ग्रोथ तो था लेकिन एफिशिएंसी था। क्यों? क्योंकि डिमांड था। लेकिन आज के डेट में डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे देश जो है सो पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पैसा खर्चा कर रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। इंडिया जो है सो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जब इंडिया एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा, लेकिन वो एक्सपोर्ट के खर्चा और जो है सो आपका एक्सपोर्ट एफिशिएंट हमारा देश नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है। तो वो अच्छा, दूसरा चीज़ है इंडिया की रूपी जो है सो आपका रिवैल्यूएट डिवैल्यूएट होती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि रूपी के दाम घटेगा बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ रहा है, और वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो राइटर है उनका ये कहना है कि अपने को जैसे कोई और तरीका अपना करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके, और हमें क्या करना है कि हमें डिमांड को पुल करना है। जब डिमांड को पुल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा वो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा चीज़ ये है कि जाहिर सी बात है कि अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, एनपीए ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या है? इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आरबीआई जो है सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ले आएगी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ले आएगी ताकि मार्केट से पैसा खींच ले, क्योंकि मार्केट से पैसा खींच लेंगे तो क्या होगा कि जो है सो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो पैसा इंडस्ट्री और डेवलपमेंट में नहीं लगेगा। जब वो पैसा लोन में नहीं घूमेगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट घटेगा। तो ये सारी चीज़ अभी रिसेंटली कंसर्न चल रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन अभी इस बढ़ा है क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट भी बढ़ा है। तो रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा तो मार्केट में पैसा तो है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई है। मतलब कि जैसे पैसे 2 रुपये में 4 केजी टमाटर आ रहा था, तब वही 4 केजी टमाटर अब 8 रुपये में आ रहा है। तो आपके पास पैसा, सामान भी लिमिटेड है, पैसा भले कितना हो, सामान तो प्रोडक्शन तो लिमिटेड है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको पहले पैसा डालना पड़ेगा मार्केट में, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दाम घटेगा और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उससे रिलेटेड एक घुमा के एक आर्टिकल था जो हम आपको बता दिए। ठीक है। उसके बाद में जो है सो ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है सो 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है सो लेखक जो है वो बता रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है और ब्रेस्ट फीडिंग से फायदा क्या है। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा ये है कि बच्चे को जैसे जन्म होता है उसके तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो वो जो मदर मिल्क रहता है ना, वो आपको जो है सो एंटीबॉडी बच्चे को बनने में मदद करता है और बच्चा जो है सो हेल्दी रहेगा तो एक ह्यूमन कैपिटल बनेगा। ह्यूमन कैपिटल, अच्छा, कॉस्ट घटेगा, काहे का मतलब कि बीमार नहीं पड़ेगा तो वो पैसा कहीं और खर्चा होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि हम जो बीमार बच्चा है तो वो समाज में जो है एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, वो आदमी जाके काम करेगा और बीमार कम पड़ेगा तो बेहतर हो। एक मतलब एक फायदा हुआ। दूसरा चीज़ है कि मदर साइड से सोच है, मदर साइड से ये है कि मदर जो आपको दूध पिला रही है तो उसको भी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो एक अगर जितना दूध पिलाएगी तो ब्रेस्ट कैंसर और दुनिया भर की चीज़ें नहीं होती हैं और उसको फायदा है। मतलब मदर और चाइल्ड दोनों को फायदा है। आज क्या है, फैशन का टाइम है तो औरतें दूध कम पिलाती हैं, औरतें दूध नहीं पिलाती हैं तो क्या होता है, वो गिल्टी बनता है तो क्या होता है, वो कैंसर हो जाता है। तो सोचो कि एक लॉस है, अगर आप दूध पिला रही हैं तो आपको फायदा है, लॉस है। दूसरा साइड नहीं पिला रहे। अच्छा, औरतों के साथ दिक्कत क्या है, जो वर्किंग वुमन है उनके साथ दिक्कत है कि मान लीजिए दूर ऑफिस है, बच्चा घर में है, वो आने जा नहीं पा रही, तो कुछ क्रेचेस सेंटर गवर्नमेंट ने बोला है लेकिन फैक्ट्रियाँ जो भी हैं वो फॉलो नहीं करती हैं। उनको औरतों को एक सेफ प्लेस होना जहाँ अपन जो है सो एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ जो है सो फीडिंग एक तरह से टैबू टाइप का देखा जाता है, तो उसको एक सेफ प्लेस दिया जाता है कि वो इजी बच्चे को फीडिंग करा सके। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है कि जो पेरेंटल लीव है वो 15 दिन का है। तो यहाँ पे जब बच्चा का जन्म होता है उसके 15 दिन बहुत छोटा हो जाता है टर्म। क्यों? क्योंकि बच्चे को जन्म के बाद मदर को मान लीजिए सीजर डिलीवरी हुआ है तो उसको टाइम और चाहिए, क्यों, ताकि वो मदर का ख्याल रख सके वो हस्बैंड। लेकिन हस्बैंड को 15 दिन का पेरेंटल लीव है तो हो नहीं पाता है। तो एक ये भी है कंसर्न है कि इसको बढ़ाना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगा, तो रोग घटेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो है सो एक सोशल वे में इसको देख करके लेखक ने लिखा है, जो हम आपको बता दिए उसका एसेंस क्या है। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 के हिसाब से बोला है, स्वीडन जो है सो VDEM इंस्टीट्यूट है, एक स्वीडन का है, जिसने जो है सो ये रिपोर्ट जारी करता है। तो उनका ये कहना है कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। क्यों? क्योंकि जो है सो आपका यहाँ की डेमोक्रेसी घटी है। घटने के कारण देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ द पीपुल हुआ ना। डेमोक्रेसी का मतलब बेसिक तो यही मतलब है ना कि जो है सो पीपुल का रूल है। ठीक है, रूल ऑफ पीपुल। अब यहाँ पे क्या है कि रूल ऑफ पीपुल तो तब होगा ना जब यहाँ पे 10 लोगों का होगा, तो 10 लोगों ने मिलकर चलो एक नियम बना देते हैं, 10 लोग फॉलो कर लेंगे। लेकिन जब आपका 130 करोड़ लोग हैं तो ऐसा तो होगा नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो मतलब हम अपना चुना हुआ आदमी लेके भेजेंगे जो हमारे लिए हमारा रूल बनाएगा। तो अपने इंडिया को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है,
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपने चुन तो लिया। अब इंडिया डाइवर्स कंट्री है, कोई एक कास्ट कोई एक कम्युनिटी के लोग रहें तो दिक्कत नहीं है। इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी है, तो कोई माइनॉरिटी में कोई मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी वाले जब रूल करने लगते हैं ना तो वो माइनॉरिटी के बारे में कम सोचते हैं। अब मेजोरिटी वाले रूल करते हैं तो मेजोरिटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मेजोरिटी वाले उनको वोट देने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी का रूल का हनन होने लगता है, मतलब डेमोक्रेसी का हनन होने। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ द डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए फॉलो हो रहा, पूरे लोगों के लिए फॉलो नहीं हो रहा, तो खत्म। अब डेमोक्रेसी 3-4 चीज है, सोशल डेमोक्रेसी, आपका जो है सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो कल्चरल डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हैं। मतलब एक बहुत ही वाइब्रेंट टर्म है डेमोक्रेसी, जिसको हर जगह से रिलेट कर सकते हैं। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे ही सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हो तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात करने लगते हैं। कहीं भी एकोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं भी पैसा का ज़्यादा जमाव नहीं होना चाहिए, पैसा का जमाव लिमिटेड रहना चाहिए। एक आदमी के हाथ में सारा पैसा चला जाएगा तो रूल पे काबिज हो जाएगा, रूल पे काबिज हो जाएगा और डेमोक्रेसी क्या होगा, डेमोक्रेसी हमारा जो है खतरा में आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमें सोच समझ के काम करना है ताकि ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो यही चीज इसमें जितनी हमने सारी चीजें, अच्छा दूसरा चीज है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप जो अपोजिशन का रोल है वो भी सही नहीं है। उसके बाद में जो है सो आपका अपोजिशन का रोल जो है सो जो राइट वे में होना चाहिए, राइट अप्रोच नहीं है उनके पास में। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं है। उसके बाद में जो है सो सोशल इक्वालिटी नहीं है, गवर्नेंस फेलियर है। अभी जैसे ई गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन यह ई गवर्नेंस जो है सो लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि आप जैसे ही आप एक स्फीयर है, आप देखिएगा जनरली आप महसूस किए होंगे कि ये टाउन है, ठीक है, ये टाउन है तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन विलेज के पास में आएगा, अब विलेज को क्रॉस करने लगेगा ना तो ये रूल ऑफ लॉ खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जाके देखिए किसी को कोई मार रहा है, किसी को कोई गाली दे रहा है, वहां पे ना पुलिस है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला, तो कहाँ रूल ऑफ लॉ है क्या? तो ये चीज समझने वाली है कि हमें जो है सो 10-15 विलेज के बीच में एक थाना बनाया जाए, एक पुलिस चौकी बनाई जाए, एक उसका जो है सो ड्यूटी हो। उसके बाद में जो ऑफिसर है, लोकल लेवल को जो ऑफिसर है वो हमेशा घूस मांगने की डिमांड करता है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, हमेशा लोग अपने आप को मायूस देखते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज के लिए अगर हमें अच्छाई जानना है, समझना है, तो आपका करप्शन और रूल ऑफ लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि जो पब्लिक है ना, हम अपने राइट की डिमांड ही नहीं करते हैं। क्यों? हम डर जाते हैं, हम डंडा, जाहिर सी बात है डरना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस मारती है। जो नेता है वो आपको गोली मार सकता है, जो लोग हैं वो आपको गाली दे सकते हैं, तो लोग डरते हैं। सबको एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये कोलैबोरेटिव वर्क ही नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक आर्टिकल जिसके बारे में जो मेन पॉइंट है उसको हमने डिस्कस कर दिया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू। आप लोग बताइएगा कि हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ठीक है। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।